हेलो एवरीवन, एडुडेट बाय नेरा सर वेलकम टू यू ऑल। आज से हम एक न्यू क्लास सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और अपनी ये क्लास सीरीज इंग्लिश ग्रामर पर बेस्ड रहेगी। इंग्लिश ग्रामर को हम बिल्कुल आराम से बेसिक्स से एडवांस्ड तक लेकर के जाएंगे। बेसिक्स से एडवांस्ड तक लेकर के जाएंगे। आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स लर्नर्स डाइवर्ट हो जाते हैं कि डायरेक्ट हमें ट्रिक पता चल जाए और हम इंग्लिश सीख जाएं। देखिए, ट्रिक से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। सबसे पहली बात समझ लेनी आपको ज़रूरी है। ट्रिक के साथ साथ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ट्रिक्स आपकी इस क्लास में रहेगी, नो डाउट। आप देखिएगा कि कितनी सारी ट्रिक्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी भी क्लैरिटी आपको इन क्लासेस से रहेगी। तो आप सब मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप एंड तक बने रहिएगा। आप एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और फिर देखिए आप डिफरेंस अपने आप खुद फील करेंगे कि आपने कितना कुछ अच्छा बेहतर तरीके से सीखा है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी ये जो क्लास है वो बाइलिंगुअल रहेगी, यानी अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं तो नो वरीज, आपको कोई प्रॉब्लम क्लासेस को समझने में नहीं होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश वोकैब की जो क्लास है वो ऑलरेडी अपने चैनल पे चल रही है। एंटोनिम सिनोनिम के बारे में इसके और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में ऑल्टरनेटिवली ये क्लासेस रहती हैं। इसके बाद ईडियम्स फ्रेजेस इसकी क्लासेस रहेंगी। इंग्लिश ग्रामर की क्लास हमने अभी शुरू कर ली है। इंग्लिश लिटरेचर अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी इसके लिए स्टडी करते हैं तो इसकी क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू होने जा रही है और क्वालिटी में कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, चलिए हम बढ़ते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी रहेगी क्योंकि मैं डिफरेंट एग्जाम्पल से आपके सामने कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा और इसी एक क्लास में हम फ्रेज से लेकर के सेंटेंस तक सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें क्योंकि मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा कि आपको मैं कि और दूसरी बातों में लगाए रखूं, टाइम डाइवर्ट करूं, आपका टाइम वेस्ट करूं, आपका अटेंशन इधर से उधर करूं। हम अटेंशन को फोकस्ड रखेंगे और बिल्कुल एंड तक चलेंगे। तो आप बस बने रहिए। सबसे पहले हम फ्रेज को स्टडी करेंगे जैसा कि आपके सामने है, लेकिन फ्रेज की डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले हमें कुछ एक एग्जाम्पल को स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने दिया हुआ है, इन द कार लास्ट ईयर्स रिजल्ट्स एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग फॉर सम डेज। इन द कार की कार में हमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला। देखिए, एक वर्ड ये है और ये है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैं स्टडी करता हूँ तो इसके अंदर ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे क्लियर मीनिंग भी नहीं पता लग रहा है। और एक बात और बता देता हूँ, ना ही इसके अंदर कोई वर्ब है, ना ही वर्ब है, ना ही सब्जेक्ट है, ना ही ऑब्जेक्ट है और इससे मुझे क्लियर मीनिंग भी नहीं पता लग रहा है। सिर्फ एक बात पता लग रही है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर इस तरीके का ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको देखने को मिले जिसमें ना सब्जेक्ट हो ना ऑब्जेक्ट हो और क्लियर मीनिंग ना मिले तो उसको हम वाक्यांश या फ्रेज बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इसको हम वाक्यांश या फ्रेज बोलते हैं। जैसे इन द कार, लास्ट ईयर्स रिजल्ट्स, पिछले साल के रिजल्ट, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में, तो हमें पता नहीं लग रहा कि किस बारे में बात हो रही है। पिछले कुछ दिनों से, बिल्कुल हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा। तो देखिए, अब डेफिनेशन को देखते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस। कि फ्रेज शब्दों का समूह होता है जो कुछ सेंस बनाता है बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा सेंस नहीं बनाता, यानी पूरा अर्थ हमारे सामने क्लियर नहीं करता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल मैं अच्छे से क्लियर करूँगा, नो डाउट। आप बस बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। देखिए, अगर फ्रेज के अंदर हम कुछ
मीनिंगफुल वर्ड जोड़ दें और इसके साथ साथ एक वर्ब जोड़ दें तो ये एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये पीछे हमने किए, देखिए, इन द कार लास्ट ईयर्स रिजल्ट्स एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग फॉर सम डेज। ये हमने अभी अभी पीछे किए हैं, लेकिन अभी जब हम आगे इनको स्टडी करते हैं तो ज़रा देखिए कि कुछ एक मीनिंगफुल वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ इनको हम रख लेते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है। जो ग्रीन में मैंने राइट किया हुआ है, देखिए, जैसे वोज है, वर है, गेटअप है, हैज बीन रेनिंग है, ये अपना वर्ब है। ये अपनी क्या है, वर्ब्स हैं। एक वर्ब का होना किसी भी सेंटेंस में रहता है। देखिए, द गर्ल वॉज वेटिंग इन द कार, कि गर्ल कार में वेट कर रही थी, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। लास्ट ईयर्स रिजल्ट्स वर नॉट गुड, कि पिछले वर्ष के रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर सम डेज, यहाँ लगभग पिछले कुछ दिनों से वर्षा हो रही है, यानी पिछले कुछ दिनों से यहाँ वर्षा हो रही है। तो देखिए, हमने एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन लेकर के किस तरीके से सेंटेंस बना लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्रेजेस के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेजेस या टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, तो हमें 9 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, वर्ब फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, जुरन फ्रेज, पार्टिसिपियल फ्रेज और एब्सोल्यूट फ्रेज। एक एक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ और पिक्स के साथ स्टडी करेंगे, जैसा कि NEP 2020 में बताया गया है। बिल्कुल नो डाउट, आपको अगर इनका मीनिंग भी नहीं पता है, आप इनको पहले से आपने जैसे इन्फिनेटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, इनके बारे में नहीं सुना है, तो आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। हम आगे बढ़ते हैं, बायलैंग्वेज वे से स्टडी करते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज सबसे पहले हमारे सामने आया। एडजेक्टिव का मीनिंग होता है विशेषण, फ्रेज का मीनिंग रह गया वाक्यांश। एडजेक्टिव फ्रेज की डेफिनेशन को देखें अगर हम, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि एक विशेषण वाक्यांश शब्दों का समूह होता है दैट मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा या सर्वनाम को मॉडिफाई करता है, यानी संशोधित करता है। एग्जाम्पल से बेटर क्लियर होगा। देखिए, माई मदर बोट अ कार, तो यहाँ पर एक कार क्या हो गया, नाउन हो गया। ध्यान से देखिए, कार अपनी क्या होगी, नाउन हो गई, और नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये इसका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या है, कलर, सॉरी वाइट कलर। एडजेक्टिव क्या है, वाइट कलर। तो ये नाउन के बाद में जो प्रपोजिशन से शुरू हुआ एक मुझे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहा है, उसको मैं एडजेक्टिव फ्रेज बोलूँगा। उसके बाद देखिए, आई हैव अ मोबाइल फ़ोन ऑफ अ ब्लैक कलर, तो ये जो मोबाइल फ़ोन है वो मेरा नाउन है, और ऑफ ब्लैक कलर ये जो है वो मेरा एडजेक्टिव फ्रेज है। तो एडजेक्टिव फ्रेज प्रपोजिशन से शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एडजेक्टिव्स कैन बी एक्सपेंडेड इनटू एडजेक्टिव फ्रेजेस, विशेषणों को विशेषण वाक्यांशों में विस्तारित किया जा सकता है। ये एक तरफ मेरे विशेषण मैंने ले लिए हैं। देखिए, एडजेक्टिव्स हो गए जॉयफुल, इम्पोर्टेड, काइंड, गोल्डन। अब ये एक मेरा नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता हमें बताता है। तो जॉयफुल हो गया अपना एडजेक्टिव, और चाइल्ड हो गया ये नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज नहीं बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज नहीं बोल सकते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एक प्रपोजिशन साथ में लेकर के आएँ। इसमें किसी के अंदर प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो ए है, इसको मॉडिफायर बोला जाता है, वैसे आर्टिकल है, और लेकिन हम इसको मॉडिफायर बोलेंगे कि मॉडिफाई कर रहा है, संशोधित कर रहा है। अब चलिए, इसको अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। देखिए,
अ चाइल्ड हमें पहले लेना पड़ेगा, हमने नाउन को ले लिया पहले, ठीक है ना। और नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा? ऑफ जॉयफुल नेचर, ऑफ जॉयफुल नेचर। जैसे ही हमने ऑफ जॉयफुल नेचर लिखा तो ये अपना बन गया, अभी देखिए ऑफ जॉयफुल नेचर क्या बन गया है? एडजेक्टिव फ्रेज बन गया है। आगे और चलिए, इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टेड क्या है अपना? एडजेक्टिव है। गुड वस्तु या सामान है तो ये अपना नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है। अब इसको जब हम एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब ये देखिए, फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब जैसे ही मैंने एक प्रपोजिशन की हेल्प ली और इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है तो ये अपना एडजेक्टिव फ्रेज बन गया है। अ काइंड वुमन, एक दयालु महिला। अ वुमन विद काइंडनेस, अ वुमन विद काइंडनेस, ये देखिए एडजेक्टिव फ्रेज अपना ये सामने आ गया है। अ गोल्डन नेकलेस, अ नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड, देखिए मेड ऑफ गोल्ड, ये वुमन है, नेकलेस है, गुड्स है, ये सारा अपना क्या है? नाउन है। और जब हम काइंड को एक प्रपोजिशन के साथ रख लेते हैं तो ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हेडेड बाय एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन, एक शब्दों का समूह जिसको हेड करता है, यानी जिससे पहले आता है क्या? एक एडजेक्टिव आता है, वो एक नाउन की विशेषता को हमारे सामने रखता है। देखिए, शी हैड एक्सट्रीमली मैनेजिंग आइज, शी हैड एक्सट्रीमली मैनेजिंग आइज, ये जो एक्सट्रीमली है ये यहाँ पर देखिएगा अत्यधिक, इसको आप क्या बोलेंगे? ये अपना एक एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा। एक्सट्रीमली क्या रहेगा? अपना एडवर्ब रहेगा। और मैनेजिंग क्या रहेगा? एक एडजेक्टिव रहेगा। तो इसको हमने हेड एडजेक्टिव बोल लिया है। कई बार हमें इस तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि अब आप सोच रहे होगे कि इसमें प्रपोजिशन कहाँ चला गया। तो जब एक्सट्रीमली को हम देखें तो एक्सट्रीमली के अंदर हमें विद की सेंस साथ दिखाई पड़ती है। विद एक्सट्रीम या एक्सट्रीमली जो होता है उसको, यानी प्रपोजिशन इसके साथ है, एडवर्ब के साथ है। तो सी हैड एक्सट्रीमली मैनेजिंग आइज, मैनेजिंग हो गया ड्रावना, ये हो गया जैसे ड्रेडफुल या ड्रावना, यानी उसकी जो आंखें हैं वो ड्रावनी है। द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन, जो डॉग कीचड़ से सना हुआ है वो मेरा है। तो कवर्ड इसमें हेड एडजेक्टिव है, और ये देखिए यहाँ पर फिर प्रपोजिशन आया है और इसका मीनिंग हो गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया और डॉग की विशेषता को ये बता रहा है। यहाँ पर आइज जो नाउन था उसकी विशेषता को बताया जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब फ्रेज को डिस्कस करते हैं। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, जो कि एक क्रिया विशेषण के तौर पर काम करता है। इट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यह जो है एक किसी शब्द, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। जैसा कि एडवर्ब से हमें पता भी है, एडवर्ब क्या है? एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को परिभाषित करता है, मॉडिफाई करता है, अब उसमें मीनिंग ऐड करता है। आप ऐसे देख लीजिए, एडवर्ब क्या करेगा? एडवर्ब एक वर्ब, एक एडजेक्टिव या फिर जो दूसरा एडवर्ब है उसमें ऐड ऑन करता है, उसकी विशेषता को बताता है, डिफाइन करता है। देखिए, सी डांस्ड, जब कभी भी आप कोई वर्ब पढ़ें, ये V2 है, जब कभी भी आप कोई वर्ब पढ़ें और आपके सामने मीनिंग क्लियर हो, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के मीनिंग अगर आपके सामने आते हैं क्वेश्चन मार्क लेकर के, तब आप समझ जाइए कि वो एडवर्ब है। ठीक है, और इसको हम, इसका जो आंसर है वो एडवर्ब फ्रेज से क्लियर करेंगे। देखिए, सी डांस्ड, हमारे सामने मीनिंग आया कि उसने डांस किया। जब हम इतना इसको रीड करते हैं डांस्ड तक
तब क्लियर कुछ भी नहीं हुआ सिवाय कि कब किया, क्यों किया, कहाँ किया, कैसे किया या कैसा किया। जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो समझ जाइए वो एडवर्ब फ्रेज है। उसका जब हम आंसर देंगे उस क्वेश्चन मार्क का, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आ गया मान लीजिए हाउ, कि कैसे किया, तो जब इसका आंसर दिया जाएगा ये आंसर क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। ये आंसर जो है वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई बोट अ बुक, जब हमने इस बोट को देखा, ये V2 है कि मैंने एक पुस्तक खरीदी, तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया कि कहाँ से खरीदी, दूसरा क्वेश्चन आया कब खरीदी, तीसरा क्वेश्चन आया कैसे खरीदी, क्यों खरीदी। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं तो समझ जाइए उसका आंसर हमें एडवर्ब फ्रेज से देना पड़ेगा। तो फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर अपना एक एडवर्ब फ्रेज है। द ट्रेन विल अराइव आफ्टर सम टाइम, द ट्रेन विल अराइव, अराइव अपनी एक V1 है कि ट्रेन आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ आएगी। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो समझ जाइए एडवर्ब फ्रेज है। आफ्टर सम टाइम से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल को अच्छे से स्टडी करते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। इसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, जैसा ही हमने पहले भी किया था। इस एग्जाम्पल को देखिए जरा एक बार। यहाँ वी विल स्केप इन द मॉर्निंग, कि हम सुबह बच कर के निकल जाएंगे। ये चोर जो है, थीफ, ये बोल रहा है कि सुबह यहाँ से बच कर के भाग जाएंगे। इन द मॉर्निंग अपना एडवर्बियल फ्रेज है। अगर मैं इन द मॉर्निंग को सिर्फ लेटर में डिफाइन कर दूं, देखिए यहाँ पर ये इन द मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग को सिर्फ मैं क्या कर दूं, लेटर में डिफाइन कर दूं, ये हो जाएगा वी विल स्केप, ये एज इट इज है। लेटर बोल दूं तो लेटर अपना एक नॉर्मल एडवर्ब है, एक सामान्य क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इन द मॉर्निंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स में लिख देता हूँ, एक प्रपोजिशन भी देखिए साथ में है, तो ये अपना एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। चलिए इसी को आगे और चेंज करते हैं। वी विल स्केप यहाँ भी था, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आपको ये लास्ट वाला पार्ट समझ लेना है। देखिए वी विल स्केप व्हेन द सन राइजेज, अब मेरे पास वहन आ गया। चलिए ये तो क्लोज के अकॉर्डिंग आया है। आगे देखिए द सन अपना है एडजेक्टिव, राइजेज है वर्ब, और वर्ब को मैं प्रेडिकेट भी बोल सकता हूँ। वर्ब को क्या बोल सकता हूँ, प्रेडिकेट भी बोल सकता हूँ। जब इस तरीके से आता है व्हेन द सन राइजेज, तो ये एक एडवर्बियल क्लोज बन जाता है। व्हेन द सन राइजेज एक एडवर्बियल क्लोज बन जाता है। अगर लेटर आता है तो ये नॉर्मल एडवर्ब है। इन द मॉर्निंग अगर हम लिख दें तो ये एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। तो ज़रा ध्यान रखिएगा, क्लोज के अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट भी आया, प्रेडिकेट भी आया, और एक हमारे सामने वर्ब आती है, वर्ब ही प्रेडिकेट होता है। जब नॉर्मल कोई एक लेटर आ जाए, जैसे लेटर आ गया, तो वो एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द मॉर्निंग एक एडवर्बियल फ्रेज हमारे सामने बन करके आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नाउन फ्रेज को हम डिस्कस करते हैं। देखिए नाउन फ्रेज जो है वो संज्ञा वाक्यांश कहलाता है, क्योंकि नाउन संज्ञा होता है जैसा आपको पता है। A noun phrase is a group of words that functions as a noun. नाउन फ्रेज क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है जो नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए गोइंग फॉर अ वॉक, यहाँ पर देखो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे इज को अंडरलाइन किया है, यहाँ पर लव्स को अंडरलाइन किया है और बाय को अंडरलाइन किया है। इनके सब्जेक्ट के तौर पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सामने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। ये अपना जो है वो नाउन फ्रेज का काम करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए गोइंग फॉर अ वॉक, ये यहाँ पर अ वॉक अपना क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। और ये गोइंग फॉर यानी वॉक के लिए जाना, ये अपनी वर्ब हो गई।
किसको परिभाषित कर रहा है, किसके सब्जेक्ट के तौर पर, इसका कर्ता के तौर पर इसका यूज हुआ है, वर्ब, क्योंकि वर्ब हमारी इज है, इसे ठीक पहले गोइंग फॉर अ वॉक जो कि नाउन फ्रेज है उसको रखा गया है। तो नाउन फ्रेज जो है एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यहाँ पर काम कर रहा है। सी लव्स प्लेइंग ऑन द गिटार, तो यहाँ पर देखिए लव्स अपनी वर्ब है और आगे हमें मिलता है प्लेइंग ऑन द गिटार, तो ये एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम यहाँ पर कर रहा है। द फर्स्ट प्राइज वॉज वॉन बाई अ 6th क्लास बॉय, 6th क्लास के बॉय के द्वारा फर्स्ट प्राइज जीता गया। तो बाय अपना क्या है, प्रपोजिशन है, ये अपना एक प्रपोजिशन है और इसके बाद जब हमने इसको यूज़ किया है तो अपना ये नाउन फ्रेज के तौर पर काम करता है। अभी भी अगर नाउन फ्रेज में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप सोच रहे होंगे कि गोइंग आ गया, प्लेइंग आ गया, ये सब क्या है, जब हम नाउन क्लोज करेंगे तो एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि एक ही क्लास में सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती है। सिर्फ आपको ये समझना है कि नाउन फ्रेज क्या होता है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, उसका मीनिंग क्या होता है। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। देखिए नाउन फ्रेज के बारे में बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हेडेड बाय अ नाउन दैट इंक्लूड्स मॉडिफायर, यहाँ पर देखिए मॉडिफायर का मीनिंग हो गया जो संशोधित करता है मीनिंग को, द मॉडिफायर है, यहाँ ए मॉडिफायर है, यहाँ पर भी द मॉडिफायर है। देखिए हेड नाउन अपना मैन है, इसमें गर्ल है और यहाँ पर डोगी है, यानी डॉग है, वो हेड नाउन है। और इन द विंडो ये भी एक मॉडिफायर है। तो देखिए ये इसके मीनिंग को संशोधित कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर एक नाउन होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर एक नाउन होना चाहिए और उसके अंदर एक मॉडिफायर भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए द हमें मॉडिफायर मिला, नाउन मिल गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द मैन को। द मैन अपना क्या हुआ, एक नाउन फ्रेज हुआ। क्यों हुआ मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि द अपना मॉडिफायर है, मैन नाउन है। नाउन फ्रेज के अंदर एक नाउन होगा और एक मॉडिफायर होगा, तब वो नाउन फ्रेज का काम करेगा। उसी के अकॉर्डिंग अ गर्ल है, उसी के अकॉर्डिंग द डॉगी इन द विंडो है, तो ये भी अपना एक नाउन फ्रेज के तौर पर काम यहाँ पर करेगा। यानी एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव था, एडवर्ब फ्रेज में हमें एडवर्ब देखने को मिलता है, नाउन फ्रेज में हमें कोई ना कोई नाउन देखने को मिलता है। जैसे माई ब्रदर, ब्रदर अपना एक नाउन है, माई जो है वो एक मॉडिफायर है, द फैमिली, फैमिली नाउन है और द अपना एक मॉडिफायर है। अ कंपल्सिव लायर, लायर का मीनिंग हो गया झूठा, ठीक है ना, तो झूठा जो है वो अपना एक नाउन है और अ कंपल्सिव उसका जो है एक मॉडिफायर है, ठीक है ना। और नन ऑफ अस भी अपना एक नाउन फ्रेज आ जाता है। अ वर्ड ऑफ इट, वर्ड जो है वो भी अपना एक नाउन है, देख लीजिए एक मॉडिफायर है। तो नाउन फ्रेज के अंदर एक नाउन रहेगा, एक मॉडिफायर रहेगा, तब उसको हम नाउन फ्रेज में काउंट करेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ, एक शब्दों का समूह होता है जिसके अंदर एक प्रपोजिशन होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको पहले, एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब रहेगा, नाउन फ्रेज में नाउन रहेगा। तो उसी तरीके से प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर एक प्रपोजिशन रहेगा। अपनी प्रपोजिशन कौन कौन सी होती है, जैसे एट है, इन है, ओन है, उसके साथ साथ ऑफ है, फ्रॉम है, ये सब प्रपोजिशन होती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद ये डेफिनिट हो जाता है कि या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, यानी प्रपोजिशन के तुरंत बाद क्या आ जाना होता है, नाउन या प्रोनाउन का आना होता है। और इसके साथ साथ एक मॉडिफायर भी हमें देखने को मिलेगा। चलिए एग्जांपल करते हैं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए द जीनी, जीनी का मीनिंग हो गया जिन, और उसके बाद में फ्रॉम, फ्रॉम जो है वो अपनी प्रपोजिशन है। देखिए फ्रॉम जो है वो अपनी प्रपोजिशन है और इसके बाद मॉडिफायर आया द ब्रास, ठीक है। मॉडिफायर कौन सा है अपना, द और ब्रास। और लैंप, लैंप जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, इसको आप नाउन बोल सकते हो। जैसे मैंने बताया कि प्रपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन का आना कंपलसरी होता है, वो अवश्य आएंगे। तो प्रपोजिशन फ्रेज के अंदर देखिए
एक प्रपोजिशन हो गई, मॉडिफायर आया तो ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, और एक नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी हो जाता है। तो ये अपना क्या बन जाता है यहाँ पर, प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। ग्रांटेड 3 विशेज, उसने 3 विशेज ग्रांट की, ठीक है। जिन ने, जो कि ब्रास लैंप से निकला, उसने 3 विशेज ग्रांट की, ठीक है। तो आप समझ जाइए प्रपोजिशनल फ्रेज के अंदर क्या होता है, एक प्रपोजिशन होता है, मॉडिफायर जो हमने पहले डिस्कस किया वो होता है, और एक या नाउन या प्रोनाउन होता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ब फ्रेज के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ मेन वर्ब अलोन, इसके अंदर एक मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, या फिर अ मेन वर्ब प्लस एनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और या फिर मेन वर्ब के साथ साथ में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाती है। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी और मेन वर्ब को हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1, जेनी हैज़ बीन स्टडिंग इन द आर्कटिक, कि जेनी जो है आर्कटिक में पढ़ रहा है। तो जेनी एक जेनी के बाद में हैज और बीन आया, तो हैज बीन अपना क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यानी सहायक क्रिया हो गई। ऑक्सिलरी का मीनिंग क्या होता है, सहायक, जो मेन वर्ब को मीनिंग क्लियर करने में मदद करती है उसको ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया बोलते हैं। स्टडिंग का अपना हो गया मेन वर्ब, ठीक है ना, स्टडिंग का मीनिंग हो गया मेन वर्ब। तो जेनी जो है आर्कटिक में स्टडी कर रहा है। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, टॉम मस्ट शाउट लाउडर, तो मस्ट जो है वो अपना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब है हैज हैव बीन, ये हम आगे करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे जब हम वर्ब का चैप्टर करेंगे। शाउट जो है वो अपना मेन वर्ब है, या कह लीजिए V1 है। तो आप जरा देखिए कि वर्ब फ्रेज के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस कोई ना कोई वर्ब होना जरूरी होता है, ठीक है। कई बार हमें क्या मिल जाता है, एक मेन वर्ब अलोन भी हमें देखने को मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करें इसके बारे में, जैसे ही शाउट्स, ही शाउट्स लाउडली, ठीक है। तो ये जो शाउट्स है ये अपनी एक मेन वर्ब है, अलोन भी हमें देखने को मिल जाती है। तो इसको आप मेन वर्ब बोल लें, एडवर्ब फ्रेज बोल लें, तो इसके अंदर एक मेन वर्ब और दूसरा कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होना शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज को हम डिस्कस करते हैं। देखिए दो तरह के जो वर्ड है वो हमें देखने को मिलते हैं, एक को बोलते हैं हम फाइनाइट और एक को बोलते हैं इन्फिनेटिव। देखिए फाइनाइट का मीनिंग होगा सीमित, या फिर आप इंग्लिश में बोल लीजिए लिमिटेड। ऐसा फ्रेज जो सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे उसको फाइनाइट हम बोलेंगे। इनफाइनाइट का मीनिंग जिस पर कोई टेंस का, सब्जेक्ट का डिफरेंस नहीं पड़ता है उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। बिल्कुल डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में जब हम नॉन फिनिट का चैप्टर करेंगे तब बिल्कुल अच्छे से करेंगे। देखिए द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस एनी कॉम्प्लीमेंट एंड मॉडिफायर। इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जो चेंज नहीं हो रही है। ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया इन्फिनेटिव का मीनिंग क्या होता है, चेंजलेस, परिवर्तन रहित। ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जो चेंज नहीं हो रही है, इसके साथ साथ कोई कॉम्प्लीमेंट या मॉडिफायर भी हमें देखने को मिलता है। जैसे देखिए आई वॉन्ट टू बरी द ट्रेजर क्विकली, यहाँ पर बरी जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि टू के साथ, जरा देखिए टू के साथ मैं सिर्फ V1 रखूँगा। अगर मैं सब्जेक्ट को ही कर दूँ, शी कर दूं या दे कर दूं, यू कर दूं, तब भी ये बरी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसी वजह से इसको इन्फिनेटिव बोला गया है, ध्यान में रखिएगा। और ये अपना कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि पूरक के तौर पर काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट अपने दो तरह के सेंटेंस में हमें देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब हम सब्जेक्ट की क्लास को करेंगे, वर्ब की क्लास को करेंगे, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें विद एग्जांपल,
ठीक है। आई वॉन्ट टू बरी द ट्रेजर क्विकली, तो ये अपना क्विकली LY आया हुआ है, तो ये एक एडवर्ब हो गया। एडवर्ब जो है मॉडिफायर का काम कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और ये अपना इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। तो ये सारा मिलकर के इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाता है। देखिए इन्फिनेटिव फ्रेज के अंदर आप ध्यान में रखिएगा कि इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो चेंज नहीं होती है, वो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, और एक मॉडिफायर रहेगा, और जैसे कि यहाँ पर क्विकली हमें देखने को मिला। तो ये सारा मिलकर के क्या बनाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हमारे सामने रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ ट्रू फाइनाइट वर्ब, कि ट्रू फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अ ट्रू फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट शोज टेंस, पर्सन एंड नंबर, यानी ऐसी वर्ब जो टेंस, पर्सन और नंबर को बताती है। जैसे मैं अगर लिखूं ही रन्स, ओके, उसी के बाद में लिखूं आई रन, इसी को मैं लिख दूं ही रैन, ही हैज रन। देखिए रन का कितना फॉर्म चेंज हो गया, यहाँ पर रन्स है, यहाँ पर रन है, यहाँ पर V2 रैन है, यहाँ पर हैज रन है, यानी V3 है। तो जब कोई वर्ब टेंस, पर्सन, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है तो वो फाइनाइट वर्ब या सच्ची परिमित क्रिया होती है। इट आइदर डिस्क्राइब्स एन एक्शन और एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग एंड कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। ओके, तो ये देखिए यह या तो किसी क्रिया का वर्णन करती है या अस्तित्व की स्थिति को व्यक्त करता है, और वाक्य की मुख्य क्रिया के रूप में खड़ा हो सकता है। मुख्य क्रिया के रूप में, जैसे रैन है, ये मुख्य क्रिया है, यानी इससे हमें मीनिंग क्लियर हो रहा है इस पूरे एक सेंटेंस का। ही रन्स डेली, अगर मैं एक सेंटेंस बोल दूं तो ये मेन वर्ब के तौर पर यहाँ हमारे सामने आता है, और मीनिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनाइट वर्ब को थोड़ा सा और डीप में स्टडी करते हैं। फाइनाइट वर्ब के अंदर कोई सब्जेक्ट होता है, और ये हमें कोई ना कोई टेंस बताता है। देखिए द थीफ इस्केप्ड अगेन, ये थीफ हो गया। इस्केप्ड का मीनिंग ये परिसीमित जो अपनी क्रिया है वो हो गई, पास्ट टेंस में है, यानी V2 है। अब आगे और देखिए, सारा इज क्राइंग विद जॉय, इज जो है वो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि एक लड़की का नाम है इसलिए हमने इज लगाया हुआ है। अगर मैं लगा दूं यहाँ पर दे, सारा एंड हर सिस्टर लगा दूं, तो अपना क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो इज अपनी वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में है। उम्मीद करता हूँ ये आपके सामने क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जरंड फ्रेज को डिस्कस करते हैं। अ फ्रेज दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ जरंड, इट्स ऑब्जेक्ट एंड एनी मॉडिफायर, एक ऐसा वाक्यांश जिसके अंदर जरंड, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई मॉडिफायर शामिल होता है, तो उसको हम जरंड फ्रेज में बोलते हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ कि जरंड क्या होता है। जरंड के अंदर हम V1 प्लस ING का यूज करते हैं, और ये किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है। ठीक है ना, तो जरंड एक तरह का नाउन है। जरा देखिए, जैसे ईट है, ईट के साथ मैंने क्या लगा दिया है, ING लगा दिया है, तो अपना ईटिंग हो गया, ये जरंड बन गया। ईटिंग शैल फिश, ये अपना हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्विकली हो गया मॉडिफायर। ठीक है ना, क्विकली क्या हो गया, मॉडिफायर। तो ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसके अंदर जरंड भी आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया, और एक मॉडिफायर भी आ गया, ये एक जरंड फ्रेज बन जाता है। और इज अ बैड आइडिया, ठीक है, कि ये कह रहा है कि अगर हम शेलफिश को जल्दी जल्दी खाते हैं तो एक गलत विचार होगा, गलत धारणा होगी। तो याद रखिएगा जरंड के अंदर V1 प्लस ING होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्टिसिपल फ्रेज को डिस्कस करते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज हेडेड बाय अ पार्टिसिपल, एक विशेषण वाला फ्रेज होता है जिसके पहले तौर पर पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल देखिए इंग्लिश ग्रामर में पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हम नॉन फिनिट के चैप्टर को करेंगे तो ये बिल्कुल डिटेल में हम डीपली स्टडी करेंगे।
लेकिन अभी आपको बस समझ लेना है कि पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है। जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, ये V1 प्लस आईएनजी साथ में लेकर के आता है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करता है। ध्यान से रखिए, सुनिएगा, जब जरंट था तो उसके अंदर भी V1 प्लस आईएनजी था, लेकिन वो नाउन का काम कर रहा था। पार्टिसिपल के अंदर, स्पेशली प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर V1 प्लस आईएनजी होता है और ये एक विशेषण या एडजेक्टिव का काम करता है। और यहाँ पर देखिए विद कॉन्फिडेंस, ये मॉडिफाइज किसको कर रहा है? जैक को कर रहा है। अब इस पूरे सेंटेंस को हम देखते हैं, जो कि एक नाउन है। देखिए, ब्रीमिंग विद कॉन्फिडेंस, विद कॉन्फिडेंस एक मॉडिफायर है, ठीक है ना, ये क्या है? मॉडिफायर है। और ब्रीमिंग का मीनिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैक ब्लर्टेड दी आंसर, यानी कि जैक के अंदर बहुत ज़्यादा अत्यधिक कॉन्फिडेंस था, उससे प्रभावित होकर के उसने आंसर को ब्लर्ट कर दिया, या एक तरह से कह सकते हो उसने छिपा लिया, रोंग कर दिया। उसके बाद देखो एग्जाम्पल सेकंड के बारे में हम बात करते हैं। अनॉयड एट हर सेल्फ, जिल रेज्ड हर हैंड्स इन डिसपेयर। अनॉयड का मीनिंग हो गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के अंदर हम V2 को लेकर के आते हैं, काम होना पहले से पाया जाता है, यानी अपने आप पर गुस्सा थी। जिल जो थी उसने अपने जो हाथ थे दोनों, वो निराशा में ऊपर उठाए, ठीक है, अपने निराशा में ऊपर उठाए, ठीक है। तो जिल को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ये अनॉयड कर रहा है, और ये पूरा फ्रेज कर रहा है अनॉयड एट हर सेल्फ, ठीक है। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल होते हैं। और पार्टिसिपल फ्रेज के अंदर एक पार्टिसिपल का होना जरूरी होता है, कुछ एक मॉडिफायर्स इसके अंदर होने जरूरी होती है, जैसे यहाँ पर विद कॉन्फिडेंस है और यहाँ पर एट हर सेल्फ है, तो वो पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। बाकी आगे इस चैप्टर को हम जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप बस बने रहिए एंड तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, क्योंकि कुछ सीखने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है अच्छा सीखने के लिए। देखिए, एब्सोल्यूट फ्रेज के बारे में अगर हम बात करें तो इसको नॉमिनेटिव फ्रेज भी बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल संपूर्ण वाक्यांश को हम नॉमिनेटिव फ्रेज भी बोलते हैं। नॉमिनेटिव का मीनिंग हो गया यहाँ पर सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव से आप समझ जाइए कि जो किसी वाक्य के शुरू में आता है उसको सब्जेक्टिव हम बोलते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नाउन, इसके अंदर नाउन या प्रोनाउन एक शामिल रहता है। पार्टिसिपल, लिंक्ड मॉडिफायर्स इसके अंदर शामिल रहते हैं। जब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो देखिए, गिवन, गिवन का मीनिंग हो गया यहाँ पर ये एक पार्टिसिपल है, और कौन सा पार्टिसिपल है? यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल को हमने यूज किया हुआ है। और इमेंस प्रेशर, देखिए, गिवन द इमेंस प्रेशर दे कुड नॉट कंप्लीट द वर्क। जब हम इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं तो हमारे सामने क्या आया? इमेंस का मीनिंग हो गया, ये एक नाउन हो गया। इमेंस प्रेशर का मीनिंग क्या हो गया? ये देखिए, ये सारा एक नाउन हो गया, ये सारा एक नाउन हो गया। और द हो गया अपना मॉडिफायर। याद रखिएगा, मैं अलग अलग बता रहा हूँ। यानी ये क्या हो गया? गिवन हो गया पार्टिसिपल। मैंने आपको अभी अभी 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल बताए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये अपना हो गया एक पार्टिसिपल, ठीक है। और इमेंस यहाँ पर वैसे अगर हम देखें तो एडजेक्टिव है, प्रेशर अपना नाउन है, लेकिन मैं इस पूरे को एक नाउन बना रहा हूँ, इमेंस प्रेशर। और ये द हो गया अपना मॉडिफायर, तो अपना एक मॉडिफायर हो गया, एक पार्टिसिपल हो गया, एक नाउन हो गया, तो ये कंडीशन अपनी कंप्लीट हो गई। इट लुक्स लाइक अ क्लोज, ये क्लोज की तरह दिखता है, लेकिन क्लोज के अंदर एक जो फाइनाइट वर्ब है वो होना ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें नहीं है। यानी आपका सब्जेक्ट कोई भी रहे, यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, सब्जेक्ट अगर कोई रहेगा तो ये गिवन ही रहेगा, या प्रेशर की जगह मैं चाहे प्रेशर्स कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, ये गिवन रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इस वजह से ये पार्टिसिपल है, चेंज नहीं होता, और फाइनाइट वर्ब चेंज होती है। इट इज़ सेपरेटेड बाई अ कोमा इन ए सेंटेंस, देखिए जैसे ये कोमा है,
एक सेंटेंस में कॉमा से अलग होता है। इट मॉडिफाइज द इंडिपेंडेंट क्लोज एज अ होल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। दे कुडंट कंप्लीट द वर्क, इस पूरे क्लोज को जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज है उसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी उसको एक तरह से परिभाषित कर रहा है, उसका मीनिंग अच्छे से हमारे सामने क्लियर कर रहा है, उसको मॉडिफाई करना बोलते हैं। क्लोज के अंदर इंडिपेंडेंट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज हम इसी क्लास में अभी आगे करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक क्लोज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है। देखिए क्लोज जो होता है इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है अपना, इसका अपना एक प्रेडिकेट होता है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को विद एग्जांपल हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपको कोई लाइफ में इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्लोज जो होता है एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, जिसको हम प्रिंसिपल क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, और एक ये लार्जर पार्ट का सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आगे हम चलते हैं और एक एक करके डीप से स्टडी करते हैं। द स्टूडेंट्स वेंट होम व्हेन द बेल रैंग, यानी स्टूडेंट घर चले गए जब हमें इनको पता लगा। देखिए द स्टूडेंट वेंट होम, यहाँ तक एक क्लोज हो गया, क्योंकि ये अपना क्या हो गया? स्टूडेंट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और वेंट होम अपना प्रेडिकेट हो गया। द स्टूडेंट अपना क्या हो गया है? सब्जेक्ट हो गया, और वेंट होम प्रेडिकेट हो गया। यहाँ भी जब हम देखें द बेल अपना सब्जेक्ट है, रैंग अपना प्रेडिकेट है, तो ये भी एक क्लोज हो गई। एक क्लोज ये हो गई। इस क्लोज से हमें द स्टूडेंट वेंट होम से हमें अच्छा क्लियर मीनिंग मिल रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्लोज हो गई। और ये अपनी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, यानी अपने मीनिंग के लिए किस पर डिपेंड कर रही है? द स्टूडेंट पर डिपेंड कर रही है। व्हेन द बेल रैंग द बॉयज रन इन द पार्क, ये बॉयज हो गया, रन हो गया। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया अपना? अब ये इसको अगर मैं देखूं तो ये अपना प्रेडिकेट हो गया, और द बॉयज अपना सब्जेक्ट हो गया। तो ये ना क्लोज की जो कंडीशन है उसको पूरा कर रही हैं, तो इसका मीनिंग ये क्लोज कहलाएंगे। चलिए इनको आगे डिटेल में इन डेप्थ स्टडी हम कर लेते हैं एक बार। द स्टूडेंट्स वेंट होम व्हेन द बेल रैंग, कि स्टूडेंट घर चले गए जब बेल लगी। इसी को आगे हम और डीप में स्टडी करते हैं। द स्टूडेंट वेंट होम इज अ क्लोज, जैसे मैंने बताया कि क्लोज तो है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, इसके अंदर प्रेडिकेट भी है। एज इट हैज इट्स सब्जेक्ट, जैसे कि इसका अंदर एक सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट वेंट होम है, तो ये क्लोज है। व्हेन द बेल रैंग इज अ क्लोज, इसका सब्जेक्ट है द बेल और प्रेडिकेट है रैंग। ठीक है? और नोट द अबो सेंटेंस हैज़ टू क्लोजेस, तो एक सेंटेंस के अंदर दो से ज़्यादा क्लोज भी हो सकते हैं। जब हम क्लोज के चैप्टर को करेंगे तो इन डेप्थ स्टडी करेंगे। द बॉयज रन इन द पार्क इज अ क्लोज, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट है अपना द बॉयज, प्रेडिकेट है रन इन द पार्क। द अबो सेंटेंस हैज़ वन क्लोज, तो इसके अंदर एक क्लोज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लोज वाला आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो इसको हम अच्छे से और करते हैं। देखिए सब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट से पहले हम आमतौर पर सब्जेक्ट को रखते हैं। तो एक तरफ मैंने सब्जेक्ट लिए हैं, दिस स्टोरी सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट हो गया वेरी इंटरेस्टिंग, इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि प्रेडिकेट के अंदर याद रखिएगा एक वर्ब का आना ज़रूरी होता है, अगर वर्ब नहीं आएगी तो वो फ्रेज में कन्वर्ट हो जाएगा। द मैंगोज आर स्वीट, देखिए वर्ब आई, तो ये अपना क्या हो गया कि आम मीठे हैं। इसको हम आर स्वीट को प्रेडिकेट लेंगे, मैंगो सब्जेक्ट हो गया। राधा वियर्स अ ब्यूटीफुल साड़ी, तो यहाँ पर देखिए अपनी वर्ब है, ये एक प्रेडिकेट है कि राधा बहुत सुंदर साड़ी पहनती है। द मैन स्टैंडिंग देयर इज़ माई अंकल, यहाँ पर ये वर्ब है, यह मेरा अंकल है। कौन है? जो मैन वहाँ पर खड़ा है। द मैन स्टैंडिंग देयर अपना एक पूरा सब्जेक्ट है, इज माई अंकल अपना प्रेडिकेट हो गया। तो प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब होना जरूरी होता है। क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। चलिए प्रेडिकेट को थोड़ा सा और अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्रिक के तौर पर लीजिएगा। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज़ द वर्ब, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर एक वर्ब होनी जरूरी होती है, विच टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, जो हमें बताती है कि सब्जेक्ट क्या है और क्या करता है। A predicate may consist of one word or a group of word। प्रेडिकेट के अंदर एक
वर्ड या एक ग्रुप ऑफ वर्ड शामिल हो सकते हैं। जैसे देखिए, शी अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब हो गई यानी V2 हो गई। तो ये अपना एक वर्ब यहाँ पर आ गई है, प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब आ गई है, ठीक है ना, और ये अपना सब्जेक्ट आ गया। तो प्रेडिकेट के अंदर एक ग्रुप ऑफ एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, लेकिन फ्रेजेस के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने स्टडी अवे भी किया है। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ अ क्लोज कि क्लोज के कितने पार्ट्स होते हैं। द क्लोज द स्टूडेंट वेंट होम इज कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लोज। स्टूडेंट वेंट होम को हम प्रिंसिपल या मेन क्लोज हम बोलेंगे, बिकॉज इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड कैन स्टैंड बाई इटसेल्फ, क्योंकि इससे हमें मीनिंग अच्छा खासा मिल रहा है, कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, और ये अपने आप स्टैंड हो सकती है, यानी किसी दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस पर डिपेंड नहीं रहेगी अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज। द क्लोज वैन द बेल रंग इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लोज। जो बेल रंग, वैन द बेल रंग जब हम स्टडी करते हैं तो इसको सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं, क्योंकि इससे कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं मिल रहा कि जब बेल लगी तो क्या हुआ। हमारे सामने जब क्वेश्चन आए कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तब उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज मान करके चलेंगे। तो ये कंप्लीट सेंस हमारे सामने नहीं कर रही है और अपने आप स्टैंड नहीं कर सकती, यानी जब हम इसको स्टडी करें, रीड करें, तब हमें पता नहीं लग रहा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और क्या ये कहना चाह रही है। टाइप्स ऑफ क्लोजेज के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अभी अभी हमने किया कि मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज, मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज एक तरह का टाइप है, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज दूसरी तरह का टाइप है। मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज अपना मीनिंग अपने आप क्लियर कर लेती है, अकेली खड़ी रहती है, इसीलिए इसको आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। सबऑर्डिनेट जो या डिपेंडेंट क्लोज होती है उसको आगे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला नाउन क्लोज, फिर एडजेक्टिव क्लोज, और फिर उसके बाद में है एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज संज्ञा वाली क्लोज रहेगी, ये विशेषण वाली क्लोज, और ये एडवर्ब वाली क्लोज। और क्लोज हमने पहले कर लिया, क्या होता है, इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट और अपना ही एक प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के अंदर हम वर्ब लेकर के आते हैं। ये बिल्कुल इन डेप्थ हम स्टडी कर चुके हैं। आने वाली जो क्लास है वो क्लोज पर जब रहेगी, मैं आपको एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। अभी सिर्फ आपका ये एक तरह से इंट्रोडक्शन चल रहा है ग्रामर से, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम सीख रहे हैं। देखिए, एडजेक्टिव क्लोज फिर भी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए, अ क्लोज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। देखिए, तो यहाँ पर एक क्लोज जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए और एक एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वो एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हु हेल्प्ड, तो यहाँ पर द बॉय है, ये अपना क्या है, नाउन है, ठीक है। और इसके जो तुरंत बाद ये जो आया है, हु हेल्प मी इन द हॉस्टल, जिसने हॉस्टल में मेरी हेल्प की थी, तो ये अपना क्या हो गया, एक एडजेक्टिव क्लोज हो गया। एडजेक्टिव क्लोज कैसे हुआ, क्योंकि ये नाउन है, नाउन के ठीक बाद उसकी विशेषता बताने के लिए हमने हु हेल्प्ड मी इन द हॉस्टल को लिया। तो ये जो हु वाला जो पार्ट है वो एडजेक्टिव क्लोज को बता रहा है, डिफाइन कर रहा है हमारे सामने। तो एक एडजेक्टिव क्लोज का एग्जाम्पल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और एडवर्ब क्लोज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। एन एडवर्ब क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब। कि एक एडवर्ब क्लोज शब्दों का समूह होता है जो एक एडवर्ब की तरह काम करता है, क्रिया विशेषण की तरह काम करता है। जैसे देखिए, द बॉय वॉज सैड, सैड अपना क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, किसी की विशेषता को बता रहा है, बॉय को। बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज टॉय, क्योंकि उसका जो टॉय था, उसका जो खिलौना था वो खो गया था। तो ये जो बिकॉज वाला पार्ट है ये एडवर्ब क्लोज को डिफाइन कर रहा है, ये एडवर्ब क्लोज को डिफाइन यहाँ पर कर रहा है। देखिए, एन एडवर्ब क्लोज आंसर्स क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये हम पहले एडवर्ब फ्रेज में भी कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन का जब हमें जवाब मिलता है, जब हम इसको स्टडी करें, देखिए द बॉय वॉज सैड, कि बॉय
उदास था, तब हमारे सामने क्वेश्चन आता है वाई, कि क्यों उदास था। एक आता है कब उदास था, ठीक है ना। जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होते हैं तो वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब फ्रेज में भी हमने ये किया, एडवर्ब क्लोज में भी वही रहता है। इसीलिए जब हम एडवर्ब क्लोज को इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम बेसिक्स को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। तो इसलिए आपको समझ लेना एक एक चीज़ को जरूरी रहता है। नाउन क्लोज के बारे में अगर बात करें, संज्ञा उपवाक्य को हम देखें, अ नाउन क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए वर्ड्स यहाँ पर रहेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स एज अ नाउन, जो कि एक नाउन के तौर पर काम करता है। जैसे आई नो दैट इंडिया विल विन द मैच, ये अपना क्या है, वर्ब है। आई नो दैट इंडिया विल विन द मैच, और ये जो अपना अभी बना है ये है नाउन क्लोज, ठीक है ना। क्योंकि नाउन जो है वो देखिए एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इसके टास्क्स रहते हैं। तो ये अपना वर्ब है और वर्ब के बाद में जो आया है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो नाउन क्लोज है वो किसके तौर पर काम कर रहा है, नाउन क्लोज वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। देखिए जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है क्या का, कि आई नो और व्हाट हमारे सामने आता है, तो इसका मीनिंग ये नाउन क्लोज में रहता है। क्योंकि अभी हम नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज का यानी क्लोज का चैप्टर नहीं कर रहे हैं, तो मैं इन डेप्थ इसके बारे में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि नाउन क्लोज के डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस को हम जब ये चैप्टर करेंगे तब मैं डिस्कस करूँगा। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, एक एक करके इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ले लेते हैं। कई बार हम इसको अजर्टिव पढ़ लेते हैं, वो रोंग है। असर्टिव रहेगा, डिक्लेरेटिव रहेगा, निश्चयात्मक या घोषणात्मक वाक्य ये रहता है। और असर्टिव सेंटेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें, एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस सेज और स्टेट्स समथिंग, ये कोई ना कोई बात हमारे सामने रखता है, कोई ना कोई तथ्य को हमारे सामने स्पष्ट करता है, तो उसको असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं। चलिए अभी हम विद एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है उससे हम इसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। एक तरफ है असर्टिव, दूसरी तरफ है असर्टिव नेगेटिव। यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव। यानी कि रीमा इज फैट, कि रीमा मोटी है, उसको हम बना सकते हैं रीमा इज नॉट फैट। तो हमें क्या पता लगा कि असर्टिव जो सेंटेंस है उसको आगे हम दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ तो है अपना पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव, और दूसरा है अपने पास नेगेटिव, ठीक है ना। यानी असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आगे हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। एक है अपना पॉजिटिव, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। जब ये सेंटेंस का टॉपिक आपको कंप्लीट होगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को आप क्या बोल सकते हो, अफर्मेटिव भी बोल सकते हो, सकारात्मक भी बोल सकते हो। और एक तरफ है नकारात्मक जो कि नेगेटिव है। तो आगे देखिए, मोहन एंड सोहन आर द बेस्ट फ्रेंड्स, कि मोहन सोहन अच्छे मित्र हैं। अगर मैं आर के बाद में नोट लगा दूं तो वो नेगेटिव बन जाता है, जैसे हमने पहले इज के बारे में नोट लगाया। तो वॉल इज पेंटेड ब्लू, अब हमारे सामने वर्ब है इज, इसके बाद में अगर मैं नोट लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। द वॉल इज नॉट पेंटेड ब्लू। दिस इज ए स्मॉल गार्डन, अगर मैं इज नोट लगा दूं, दिस इज नॉट ए स्मॉल गार्डन, तो ये अपना नेगेटिव बन जाता है। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है, ये ध्यान में रखिएगा, फुल स्टॉप से ये एंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी यस, ये यस में हो सकता है, नो में हो सकता है, या WH क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। जरा देखिए, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेक्स अ क्वेश्चन, हमारे सामने एक क्वेश्चन को ये रखता है और एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। जैसे मे आई बोरो योर न्यूज़पेपर, क्या मैं आपका न्यूज़पेपर ले सकता हूँ। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और सबसे पहले
जब हम इसको देखते हैं तब कि क्या मैं आपका क्वेश्चन पेपर ले सकता हूं, तो हमारा जो आंसर है वो किस में आएगा, यस में या फिर नो में आएगा। ठीक है, यस में या फिर नो में आएगा। डिड यू टर्न द लाइट ऑफ, कि क्या तुमने लाइट बुझा दी थी, तो ये अपना देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और इसका आंसर भी यस या नो में ही आएगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। जब हम क्वेश्चन के चैप्टर को करेंगे तब मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, तो यहाँ पर वट से शुरू हो गया। देखिए वट से अपना जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो शुरू हो गया है, तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है कि आपका पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है। डू यू राइड द बस, यहाँ पर ये कि डू यू राइड द बस, यस या नो में आंसर आएगा। और जो क्वेश्चन व्हाट से WH वर्ड से शुरू होता है उसको हमें आगे डिफाइन करना होता है, यानी उसका आंसर जो है वो यस या नो में हम नहीं दे सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, तो हमें बोल करके बताना पड़ेगा कि दिस इज़ माय फेवरेट सॉन्ग। ओके, लेकिन जब हम इसका आंसर देखते हैं कि डू यू राइड द बस, कि क्या तुम बस में सवारी करते हो, तो मैं बता सकता हूँ नो या यस में, मेरा मीनिंग क्लियर हो जाता है। आगे देखिए, हैव यू एवर विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी, कि क्या आप कभी न्यूयॉर्क सिटी गए हो, तो इसका आंसर भी मैं यस या नो में दे देता हूँ, जैसे कि यस या नो, मेरा मीनिंग क्लियर हो जाता है। लेकिन WH से जब कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तब हम उसको आगे डिटेल में बताएंगे। इंट्रोगेटिव, ये आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिएगा, इसको इंटेरोगेटिव नहीं बोलते, इसको इंट्रोगेटिव हम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको इन डेप्थ करते हैं। असर्टिव इंटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, की किस तरीके से हम निश्चयात्मक या घोषणात्मक जो वाक्य है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, ये एक असर्टिव है। देखिए दीवार पर एक घड़ी है। अब जब हम इसके सीक्वेंस को चेंज कर दें, इज पहले ले आए, देयर इज देयर अ क्लॉक ऑन द वॉल, तो ये अपना क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। उसी की तरीके से आगे चलिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कि मैं इस डिब्बे को, इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। देखिए कैन मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स, तो हम असर्टिव को आसानी से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हरीश इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज हरीश वेरी स्ट्रॉन्ग, देखिए इज मैंने पहले लिख दिया, हरीश बाद में लिख दिया, यानी जब मैंने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दिया, सब्जेक्ट बाद में लिख दिया। ठीक है, तो ये अपना क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। इज सी इज अलाउड टू स्टे अप लेट, इज सी अलाउड टू स्टे अप लेट, कि क्या उसे देरी से उठने की, जागने की अनुमति है, तो इज मैंने पहले लिखा, सी बाद में लिखा, जैसे मैंने बताया सी अपना सब्जेक्ट है। ट्रिक देखिए, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस री राइट द सेंटेंस एज ए स्टेटमेंट टू फाइंड द आंसर, जब हम री राइट करेंगे स्टेटमेंट को तो हमें आंसर मिल जाएगा। री राइट का मीनिंग हुआ, जैसे इंट्रोगेटिव ये है, इज सी अलाउड टू स्टे अप लेट, इसको री राइट करके देखो, सी हमने पहले लिख दिया, सी इज अलाउड टू स्टे अप लेट, री राइट का मीनिंग है ऐसे, इसको रिवर्स कर देना, अभी हम ऐसे चेंज कर रहे हैं, री राइट का मीनिंग होगा ऐसे चेंज कर देना, तब हमें आंसर इसका मिल जाता है। जैसे देखिए, कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स, इसको मैं अगर री राइट करूं तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मुझे आंसर मिल गया। ठीक है ना, इसका मीनिंग हुआ, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को री राइट करके देखते हैं तो हमारे सामने मीनिंग क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और इम्पेरेटिव को डिस्कस करते हैं। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो आदेश सूचक ये वाक्य होते हैं, ये V1 से शुरू होते हैं, या कोई एडवर्ब इसमें हमें शुरू में देखने को मिलती है और एडवर्ब के साथ में हमें V1 मिलती है और एंड में फुल स्टॉप आता है। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन, मोरल ड्यूटी को हमारे सामने रखते हैं। ऑर्डर को देखें, जैसे V1 है, ब्रिंग मी अनदर टी, कि मेरे लिए और चाय लेकर के आओ, ब्रिंग मी अनदर टी, यानी इसके बाद में देखिए V1 अगर हम लगाते हैं तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी होता है, तो ध्यान में रखिएगा। उसी के अकॉर्डिंग प्लीज हेल्प, हेल्प अपना क्या है, V1 है, और उसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस है, प्लीज़ हेल्प मी विद द बॉक्सेस, कि मुझे डिब्बे उठाने में मदद कीजिए। एडवाइस या सजेशन, सलाह, या जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं कुछ, डोंट गो देयर अलोन एट नाइट, ये देखिए
अगर हम नोट भी लगा रहे हैं या डू नोट या डोंट लगा रहे हैं तब भी हम V1 का यूज करेंगे। तो V1 आप मान के चल सकते हो कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम V1 से इसको आइडेंटिफाई करेंगे और V1 के बाद में हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य के बारे में अगर बात करें, नेवर अब्यूज एल्डरली। तो नेवर अपना क्या है यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने बताया कि एक एडवर्ब है, अब्यूज अपना V1 है, ठीक है, और ये अपना नाउन है या ऑब्जेक्ट है, नाउन कह लो या फिर ऑब्जेक्ट कह लो, ठीक है। तो ये हो गया अपना मोरल ड्यूटी का, यानी कि जब V1 शुरू में हमें देखने को मिले, जैसा कि यहाँ मिला, एडवर्ब और प्लस V1 मिले और लास्ट में फुल स्टॉप से एंड हो जाए और ऑर्डर यानी आदेश, निवेदन, सलाह, नैतिक कर्तव्य आदि को परिभाषित करे तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। चलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस को और अच्छे से स्टडी करते हैं। इम्पेरेटिव इंटो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि किस तरीके से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने किया था असर्टिव को इंट्रोगेटिव में, अभी इम्पेरेटिव को इंट्रोगेटिव में। देखिए, गो देयर, वहां जाएं। अब हमने लिखा इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य में, गो देयर विल यू, कि क्या तुम वहां जाओगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विल यू गो देयर, विल यू गो देयर। अब आप सोचोगे कि देयर कैसे आ गया, तो एक बात जरूर ध्यान में देख लीजिए ट्रिक में। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर दिया हुआ नहीं है तब भी हमें यू सब्जेक्ट मान लेना है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बताया हुआ नहीं होता, हमें निहित अर्थ में लेना होता है, यानी कि इसके अंदर ही अर्थ छिपा होता है कि हम यू से ये बात कर रहे हैं। प्लीज क्लोज द विंडो, ये किससे बात हो रही है, जो व्यक्ति मेरे पास है यानी यू है, उसी से बात हो रही है। तो अब इसको देखिए, विल यू प्लीज क्लोज दिस विंडो, हमने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लिया है, यू हमें लगाना पड़ेगा। स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, विल यू स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, देखिए यू का हमें हर जगह यूज करना ही है। शट अप, शट अप, चुप रहो, विल यू शट अप और नोट, कि आप चुप रहोगे या नहीं। देखिए यू का हम हर जगह यूज करते आ रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सॉरी ये इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इम्पेरेटिव रहेगा। ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, इम्पेरेटिव रहेगा, ठीक है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, आदेशात्मक वाक्यों में हम मान के चलते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमेशा यू रहेगा। ये सारे अपने आदेशात्मक वाक्य हैं, ये सारे अपने आदेशात्मक वाक्य हैं, इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव में, जहां हम यू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट सेंटेंस को अटेम्प्ट करते हैं। और इंग्लिश में टोटल 4 टाइप्स ऑफ जो सेंटेंसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य है। एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, एक आप कह सकते हो सख्त कह लो, मजबूत कह लो, या अचानक से आया भाव हमारे सामने रखे, उसको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर हम देखें, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, वो होता है। देखिए एग्जाम्पल, आई एम फ्री, लास्ट में आया एक्सक्लेमेशन मार्क कि मैं फ्री हूँ। जब ये खुशी का भाव हमारे सामने रख रहा है तब हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लेकर के चलेंगे। आई ट्रेजर यू, आई ट्रेजर यू का मीनिंग है तुम मेरे बड़े लाडले हो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं जो मेरा जो लव है, मेरा जो स्नेह है वो सामने वाले के प्रति व्यक्त कर रहा हूँ। ये एक्चुअली वॉन, कि वो वास्तव में जीत गई, ये सरप्राइज है कि वो कैसे जीत गई, लग तो नहीं रहा था। यू आर लेट अगेन, ये गुस्सा है कि तुम दोबारा से फिर लेट हो गए हो। तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हमें मिला हुआ है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें लास्ट में पहचान लेना है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग हमारे सामने निकल करके आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सेंटेंसेस को और अच्छे से करते हैं। देखिए जरा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव में हम किस तरीके से चेंज कर लेते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले वाली ट्रिक जो हमने इंट्रोगेटिव में की थी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमें जो सेंटेंस है उसको स्टेटमेंट के तौर पर राइट कर लेना है ताकि हमें सब्जेक्ट अपना पता लग जाए। जैसे देखिए, व्हाट अ प्रेटी फ्लावर, कि कितना सुंदर फूल है। अब जब हम
इसके अंदर कुछ नहीं मिला हुआ है, तो आप मान के चलिएगा, आप इट इज को लेकर के चलेंगे जब हम इसको एक स्टेटमेंट के तौर पर राइट करेंगे। देखिए यहाँ पर इट इज अ प्रिटी फ्लावर, वट को हमने कन्वर्ट कर दिया है इट इज में। चलिए एक और लेते हैं, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी शानदार या क्या शानदार जीत है। तो जब हम ये लेते हैं तो हमें इट इज को साथ में रखना पड़ेगा, या तो इट इज आपको मिल जाएगा, नहीं है तो आपको वो राइट करना पड़ेगा स्टेटमेंट के तौर पर असर्टिव में कन्वर्ट करते समय। देखिए व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, इट इज अ ग्रेट विक्ट्री। मैं आपको ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच का या नरेशन का जो चैप्टर करेंगे तो उसके अंदर इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जब उनको ये नहीं पता होता कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करें। ठीक है ना। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, कि आप कितने महान हो, दयालु हो कि आपने मेरी मदद की। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। देखिए इट इज, हाउ को हमने चेंज कर दिया, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, या वेरी लगाओ नहीं लगाओ वो आपकी मर्जी। इट इज काइंड ऑफ यू भी हम बोल सकते हैं, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, आगे वही है। यानी यहाँ पर हमने वट को इट इज में चेंज किया और यहाँ पर हमने हाउ को इट इज में चेंज किया। यहाँ देखिए व्हाट अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, कि कितनी अच्छी उजली सुबह है, तो व्हाट को हमने फिर चेंज करना पड़ेगा, इट इज़ अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, इट इज़ अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। तो हमने व्हाट को इट इज में चेंज कर दिया है। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब हम उसको रीराइट कर लेते हैं एक स्टेटमेंट के तौर पर, तब हमें इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट हो कहीं पर भी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और आगे हम जो क्लास है वो एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले नाउन को डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद की जो क्लास है वो अपनी नाउन पर बेस्ड रहेगी। नाउन को इन डेप्थ हम एक ही क्लास में पूरा स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।